सो हम लोग का एक टॉपिक रह गया था. वी वर ऑलरेडी कंप्लीटेड द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन प्रोसेस. व्हाट आर द बेसिकली अडॉप्शन प्रोसेस में कितने स्टेप्स थे? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अडॉप्शन प्रोसेस? 5. वेरी गुड. हाउ, बताओ मुझे एक एक करके. हामिद, कौन कौन से होंगे? प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट ट्रायल, प्रोडक्ट अडॉप्शन. Very good. And what are the steps of the new product development? How many steps are there in new product development? Raise your hand. Raise your hand. कौन बच्चा मुझे बताएगा steps of new product development? How many steps are there? Raise your hand. 7 मैम. बाकी बच्चे ये सबके. Yes सुरभि. Yes, hello ma'am. हाँ Yes, बोल ma'am. बेटा. हाँ. Idea generation, idea screening, उसके बाद concept development testing, business analysis, product development. Yes, ma'am. Product development and then? And Test- then दो मैंने नहीं लिखा Test- मैम उसकी टेस्ट class में मार्केटिंग. आगे बोलिए. टेस्ट Testing. मार्केटिंग होगा. Yes, ma'am. एंड लास्ट वन इज कॉमर्शियलाइजेशन. ठीक है. अब हम शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम फैक्टर एंड डिफ्यूजन प्रोसेस. पेज नंबर 232. ठीक है. ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से सुनिएगा. बेसिकली यहाँ टाइम फैक्टर की बात की जा रही है, यानी आप किस टाइम पे प्रोडक्ट बनाइएगा और आपके उस टाइम पे कंज्यूमर क्या बेसिकली शो करते हैं बिहेवियर टुवर्ड एडॉप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए बेसिकली वो क्या बिहेवियर शो करेंगे. ठीक है. तो टाइम ऑफ अडॉप्शन में बहुत सारे स्टडीज हुए हैं कि कब बेसिकली कौन से टाइम पे प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा. यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट को रेसिस्ट करेंगे. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है. पहली बात, इनोवेटर्स. इनोवेटर्स यहाँ मतलब अलग अलग टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के अलग अलग अडॉप्शन प्रोसेस की बात की जा रही है. पहला, इनोवेटर्स. इनोवेटर्स वो पर्सन होते हैं जो जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया उन्होंने आपके प्रोडक्ट को फटाफट परचेज कर लिया. और उनका जो बेसिकली एवरेज जो हम माने परसेंटेज है, तो वो ऐसे लोग सिर्फ 2.5% होते हैं. यानी सिर्फ 2.5% लोग हैं जो इनोवेटर्स होंगे और आपके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते के साथ वो परचेज कर लेंगे. They are not concerned toward the technology. They are not concerned toward, मतलब they are not very much concerned toward the technology. They are मतलब little bit, not as such, not concerned toward the features. वो सिर्फ और सिर्फ बोर्डम वाले सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे. यानी ऐसे लोगों का बिहेवियर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी कोई पुराने प्रोडक्ट से बोर हो गए हैं तो वो नया कुछ ट्राई करने के लिए आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे. अब उस प्रोडक्ट में डिफिशियंसी हो या प्रॉब्लम हो, दे आर नॉट इवन कंपेयर विद दैट विद द अदर प्रोडक्ट्स, बट उनका सिर्फ एक सिनेरियो होगा कि बस हम प्रोडक्ट को परचेज कर लें. और जो इसका सिचुएशन क्या होगा कि वो नए प्रोडक्ट और आइडियाज के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं. ऑब्सेस्ड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि कुछ भी नया देखा तो खरीद लिया. दे आर दूस काइंड ऑफ पर्सन. तो ये इनोवेटर्स होते हैं. हाँ, ये these are innovators. They have only one thing in their mind कि बस नया कुछ आया है खरीद लेते हैं. पुराने वाले से बोर हो गए, कैसा प्रोडक्ट है, पहले वाले से ऐसा भी ना हो सिचुएशन और खराब हो इस प्रोडक्ट का, कुछ नहीं सोचते. बस वो प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए बिल्कुल ईगरनेस होता है उनके अंदर, जल्दीबाजी. क्लियर हो गया? तो ऐसे लोग को कहते हैं इनोवेटर्स. ठीक है. और ये सिर्फ 2.5% प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंट्री में. मतलब बहुत ज्यादा संख्या नहीं है ऐसे लोगों की, 2-2.5% होते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है. नेक्स्ट होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स. अर्ली अडॉप्टर यानी कि जिन्होंने प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट किया. ठीक है. अर्ली अडॉप्टर्स ऐसे जो होते हैं ये एक ओपिनियन लीडर की तरह काम करेंगे. ये अपने प्रोडक्ट को मतलब जब वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे और जब इनको एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट के बारे में और इनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो ऐसे केस में वो रेफरेंसेस भी देंगे दूसरे लोगों को कि आप प्रोडक्ट को खरीदिए. तो ये एक अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं, दे आर लाइक अ ओपिनियन लीडर एंड दे आर गिवन द लोकल रेफरेंस ग्रुप्स एंड रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट. यानी कि ये एक बेनिफिशियल कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली किसी भी न्यू कंपनीज के लिए. ठीक है.
और ऐसे लोग ज्यादा ये भी प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे लोग 13.5% प्रेजेंट होते हैं ऑन एन एवरेज। जितना इनोवेटर्स 2.5% थे, ये लगभग 13.5% प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंट्री में। ये एडमायर करते हैं टेक्नोलॉजी को, मतलब टेक्नोलॉजी वो देखते हैं, खुश भी होते हैं, हाँ ठीक है अच्छा कोई टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते ये भी फीचर्स वगैरह को, और ये बस नॉर्मली प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी को देखते हैं और परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होंगे ये होंगे अर्ली अडॉप्टर्स, यानी जो जिन्होंने प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट कर लिया। इनोवेटर्स दे आर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर प्रोडक्ट, वो सिर्फ इगरनेस बोर्डम की वजह से खरीद रहे हैं और ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है और ये खरीद रहे हैं, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा एडमायर ये भी नहीं कर रहे, फीचर्स वगैरह नहीं देख रहे हैं उतना ज्यादा, बस कुछ नया आया। एग्जाम्पल के तौर पे जब वो बेसिकली की पैड वाले फोन से आप जैसे मूव करिएगा, नॉर्मल कोई भी टच स्क्रीन पे मूव किया, तो उसने बहुत फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया कि इसमें कितने फीचर्स वगैरह एड ऑन हुए हैं, बस देखा कि बस ये जो है कीपैड वाले फोन से ये टेक्नोलॉजी नया है और उसकी तरफ मूव कर गए। तो ऐसे लोग अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं। प्रोडक्ट को पहले उसके इनोवेशन को देखेंगे कि कौन सा चेंज या बदलाव जो है वो प्रोडक्ट में आया है। फर्स्ट दे विल कंसर्न टुवर्ड द चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। वो हर तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि प्रोडक्ट कितना इम्प्रूव्ड है, प्रोडक्ट कितना बेटर है अर्लियर वाले से, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांड से, उसके बाद जाकर के डिसीजन लेंगे। यानी जब आपका प्रोडक्ट उनके बेसिकली स्टेप्स को पास ऑन कर जाएगा, यानी उनके इवैल्यूएशन स्टेप को पास ऑन कर जाएगा, तब जाकर के वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वो भी अर्ली मेजॉरिटी होंगे, लेकिन वो बहुत ध्यान से समझ करके प्रोडक्ट को लेंगे। पहला जो था वो एक्सपेरिमेंट और बोर्डम के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है, इनोवेटर। सेकंड जो है आपको अर्ली अडॉप्टर, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेंज देखा, मतलब चेंज आया उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके फीचर्स क्या है, वो इम्प्रूव्ड है या नहीं, बेटर क्वालिटी, दे आर नॉट कंसर्न टुवर्ड दिस। थर्ड जो है दे आर अर्ली मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग ये 34% होते हैं जो बिल्कुल रेशनल तरीके से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, ब्रांड को कंपेयर करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे और तब जाकर वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी एक स्मार्ट डिसीजन लेंगे वो प्रोडक्ट के लिए। तो ये होते हैं अर्ली मेजॉरिटी, ठीक है। और यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे अलग अलग जगह से, ब्रांड के बारे में सर्च करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, यानी कि एक सोच बोल सकते हैं ना, प्रूडेंट डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन के साथ प्रोडक्ट को अर्ली अडॉप्ट करेंगे, यानी जल्दी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आज गए और खरीद लिया कुछ, नो, दे विल थिंक अबाउट इट बिफोर परचेजिंग, दे विल थिंक 100 टाइम्स, राइट। अगर बेटर हुआ तो ही अडॉप्ट करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट हर स्टेप्स में उनके पास हो गया तो वो खरीद लेंगे। तो दे आर अर्ली मेजॉरिटी, जो पहले मतलब फर्स्ट टाइम पे ही बहुत लोग जो अडॉप्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लेट मेजॉरिटी का। जो लेट मेजॉरिटी होते हैं ये थोड़े सेप्टिकल होते हैं। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ये ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में तुरंत से। तो जो लेट मेजॉरिटी होते हैं ये भी 34% प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंट्री में, एंड दे आर सेप्टिकल मींस दे आर नॉट एबल टू बिल्ड ट्रस्ट टुवर्ड द पर्टिकुलर ब्रांड। एकदम तुरंत से वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते हैं एकदम तुरंत से। ये थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं दे आर कंजर्वेटिव, ठीक है। और थोड़े से रिलाई होते हैं ट्रेडिशनल तरीकों पे ज्यादातर, जैसे कि मैं बोल सकते हैं। और थोड़ा सा एज फैक्टर भी इसमें मैटर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो कीपैड वाला फोन है ना, वो आज भी बहुत ज्यादा एजेड लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एज सच, वो थोड़े ट्रेडिशनल सोच के होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम यही यूज कर रहे हैं, यही मेरे लिए ईजी है, या कोई भी उनका कंजर्वेटिव माइंड उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप कुछ नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। तो इस टाइप के भी लोग हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, या फिर किसी भी कंट्री में अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में उसके प्रति ट्रस्ट ही नहीं जनरेट कर पाते, ठीक है। और वो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि उनको उतना पॉजिटिवली वो
पहले वाले प्रोडक्ट से इतना ज्यादा इफेक्टेड हैं कि वो नए प्रोडक्ट की तरफ मूव ही नहीं करना चाहते। नहीं होता, एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कस्टमर का, वो इतना सेटिस्फाइड है पुराने प्रोडक्ट कि वो नया खरीदने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। दे विल टेक टाइम टुवर्ड अडॉप्टिंग द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ओल्डर होते हैं। कुछ लोग होते हैं बिलो एवरेज इनकम होता है, यानी कि एक रीजन तो ये है कि भाई एज है और लोग रिजिड हैं, दे डोंट वांट टू चेंज टुवर्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के टुवर्ड वो मूव ही नहीं करना चाहेंगे। दूसरा है कि कुछ लोगों जिनकी इनकम कम है। अब जिनकी इनकम कम है, जब स्टार्टिंग में आपका स्मार्टफोन आया था यानी टच पैड वाले फोन आए थे, तो एकदम जब एक्सट्रीम स्टार्टिंग में आया था ना, दैट वाज इन 2010। 2010 में भी सैमसंग कुछ स्मार्टफोन्स बनाती थी और उसका रेंज लगभग 25K से अबव होता था, तो उस समय तो नॉर्मल लोग भी नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एक बार मार्केट में फ्लड की तरह जब स्मार्टफोन आने लगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली लो हुआ। लेकिन प्राइस इतना भी लो नहीं था कि वो कीपैड को टक्कर दे पाए, यानी कि वो मोबाइल तब भी 5000 से ऊपर के मिलते थे। तो ऐसे केस में जो लो लेवल इनकम वाले लोग हैं वो तो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे ना वैसे फोन को तुरंत से, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते थे, धीरे धीरे फिर वो अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू किया, राइट। तो लाइक कुछ लोग जिनका एवरेज इनकम कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ठीक है। कुछ लोग का एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस वगैरह लेस है, यानी एजुकेशन भी कम है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको स्मार्टफोन सीखने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। अब जिनका सोशल स्टेटस या हाई स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, और तो इस टाइप के लोग ज्यादातर लेट मेजोरिटी में थे, और इंडिया में ज्यादातर लेट मेजोरिटी वाले सिचुएशन इंडिया में ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी 34% है जो लेट मेजोरिटी है। तो पहला जो था इनोवेटर्स, दे आर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्रोडक्ट, ये सिर्फ प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये कुछ ध्यान नहीं रखते हैं डिफिशियंसी हो प्रोडक्ट में, कुछ भी हो, बस बोर्डम की वजह से नया प्रोडक्ट खरीदते हैं। सेकंड, अर्ली अडॉप्टर्स, कुछ नया बदलाव देखते हैं, खरीद लेते हैं प्रोडक्ट, फीचर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। थर्ड जो होते हैं अर्ली मेजोरिटी, ये लोग बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करेंगे प्रोडक्ट को, बहुत सोच समझ के रेशनली किसी भी डिसीजन को लेंगे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो दे आर अर्ली मेजोरिटी। And the fourth is late majority, who is always basically resist to purchasing the new product. They are basically skeptical, they are not able to build the trust toward the new brand, and they will take time to adopt the new product, ठीक है। And that the reason behind it is like the old age are the reason, income level, education and the social status, these are the basic reason toward the late majority। किसी को डाउट है इन चारों में? नो मैम। नेक्स्ट इज लैगार्ड, ठीक है। लैगार्ड्स जो होते हैं लगभग ये 16% होते हैं। इनोवेटर्स की तरह जो होते हैं ये लिस्ट इंक्लाइंड होते हैं किसी भी ग्रुप नॉर्म्स में, ये ट्रेडिशनल बाउंडेड होते हैं एक से, और ये हमेशा क्या करेंगे, डिसीजन जो लेंगे वो किसी पास्ट टर्म्स को देखते हुए लेते हैं। यानी जो लैगार्ड्स होते हैं ये लगभग 16% है किसी भी कंट्री में अवेलेबल, और एक 100% का रेशियो समझ आ गया ना, 34%, 34%, 68%, 68% and 16%, 68% and 16% कितना हुआ? 84%, 84%, यस मैम, and 84% है, और एक तो हो गए ये 84 और 13.5 और 2.5, 16 हो गया टोटल 100%। एक तरीके से रेशियो के हिसाब से इन्होंने अलग अलग बांट दिया है। तो लैगार्ड्स जो होते हैं वो लगभग 16% होते हैं अडॉप्टर्स में, और इनोवेटर्स की तरह जो होते हैं ये भी लाइक इनोवेटर्स दे आर लिस्ट इंक्लाइंड। लाइक इनोवेटर्स जितना ज्यादा एक्सट्रीम इंक्लाइंड होते हैं ये उतना ही लीस्ट इंक्लाइंड होते हैं, यानी उतना ही ये बिल्कुल इनोवेटर्स तुरंत से खरीदना चाहते हैं, उतना ही लेट से खरीदना चाहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को। ये बहुत ट्रेडिशनल बाउंड होते हैं, लैगार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में घूमे रहेंगे, ठीक है। एंड ये एक अलग तरीके का डिसीजंस लेते हैं, और ये बेसिकली पास्ट को समझते हुए लेंगे डिसीजंस, यानी ये पास्ट की तरफ ज्यादा पास्ट को देखते हुए डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। जब ये इनोवेशन को अडॉप्ट करेंगे या फिर नया कोई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करेंगे, तो ये बेसिकली मतलब बेसिकली कुछ पुरानी चीजों को से मुंह नहीं मोड़ सकते, यानी पुरानी चीजों को फिर भी यूज करेंगे, थोड़ा सा सस्पिशियस रहेंगे न्यू प्रोडक्ट के लिए, और थोड़ा एलिएनेटेड रहेंगे टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिंग और अडॉप्ट इनोवेशन की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा, लैगार्ड्स कौन होते हैं? लैगार्ड्स जो होंगे बेसिकली ये वो लोग होंगे जो पास्ट को देखते हुए कोई भी नया डिसीजन लेंगे,
यानी कि दे आर ऑलवेज इन द डॉगमेटिक, एक टर्म होता है डॉगमा, पढ़ना उसको आप लोग, तो वो हमेशा पास्ट को पहले एनालाइज करेंगे कि पास्ट में जब उन्होंने कुछ नया टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लिया और उनके साथ अगर कुछ निगेटिव हुआ तो वो थोड़ा सा डरेंगे नए प्रोडक्ट को लेने में, तो वो नए प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट नहीं करेंगे। इनोवेटर्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, इनको बहुत टाइम लगता है प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में, यानी दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अडॉप्टिंग। अगर वो कुछ नया अडॉप्ट भी करेंगे ना तो पुराने प्रोडक्ट्स को एकदम छोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, वो कोशिश करेंगे कि वो पुराने प्रोडक्ट के साथ ही उसके साथ भी रहें, तो दे आर लाइक दैट। और थोड़ा सा नए टेक्नोलॉजी से एलिएनेटेड रहेंगे, यानी उनको इतनी नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, वो बहुत पिछड़े हुए रहेंगे। तो ऐसे ज्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं लैगार्ड्स, जो ज्यादातर बैक मतलब बोल सकते हैं ना कि जो एलिएनेटेड है नई टेक्नोलॉजी नए प्रोडक्ट, और उतना उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉलेज भी मिलता है तो बहुत ज्यादा अपने आप को रेसिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को यूज करने से, ठीक है। और थोड़ा सा प्रूडेंट, और मतलब नॉट एग्जैक्टली प्रूडेंट, दे आर ऑलवेज स्टक इन द पास्ट इफ दे आर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग टू द अडॉप्टिंग न्यू प्रोडक्ट। तो ये लैगार्ड्स होते हैं, ये लगभग 16% है। एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली ma'am. आपकी कुछ टाइम फैक्टर्स थे। और डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जब नए प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेज करते हो, यानी बढ़ते हुए टर्म में अगर कोई नए प्रोडक्ट को परचेज करे, यानी कि अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में टेलीविजन कब आया था? 1990s में, 1980s में आया था टेलीविजन, याद है? 1981 या 82 के अराउंड टेलीविजन इंडिया में आया था, ठीक है। तो जब टेलीविजन इंडिया में आया तो उस समय रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाए तो लगभग मतलब मान के चलो कि लगभग 5% लोगों के घर में भी टेलीविजन नहीं था, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थे, नया नया कुछ आया था, तो 5% लोगों के घर में भी टेलीविजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो टर्म बढ़ता गया और आज आप मान के चलो 100% तो नहीं, लगभग 99% लोगों के घर में टेलीविजन होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसको परचेज करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, या फिर कंज्यूमर कैसे मात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ 5% से सीधे 99%, एक स्केल बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, कि नए प्रोडक्ट को आप किस तरीके से रेफर करते हो, किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हो। लगभग 40 साल पहले जब टीवी आया था तो 70% घर में बोल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 5% लोगों के यहाँ भी टेलीविजन नहीं था, एक्चुअल में 5% से भी कम था, तो टेलीविजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अडॉप्शन जो था नए प्रोडक्ट के लिए मतलब स्लोअर था इंडियन रूरल मार्केट में, तो मतलब गांव वगैरह जो था वहां पर स्लोअर था। टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं था जब टेलीफोन आया था, तो टेलीफोन तो हम जब ब्रिटिश जब था तभी टेलीफोन था, लेकिन बहुत लोगों के घर में वो भी नहीं था, बिकॉज एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी था, इंडिया में रिच लोग नहीं थे उतने, तो बहुत सारे रीजन थे खैर उस बात के लिए। तो लेकिन अडॉप्शन जो हुआ वो बहुत स्लो प्रोसेस में हुआ, उसके बाद अभी रैपिडली अडॉप्शन हो रहा है। तो एक कम्युलेटिव जो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ते हुए क्रम को बताता है कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो यही है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट को कब जल्दी से अडॉप्ट करते हैं उसके भी कुछ रीजंस दिए हुए हैं, कि जैसे टेलीफोन जो था, टेलीफोन और टेलीविजन, जब इंडिया में आया टेलीफोन और टेलीविजन, टेलीफोन जो है टेलीविजन से भी 50-60 साल पुराना है, मतलब पहले आया है। तो टेलीफोन को अडॉप्ट करना जो था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक बहुत लोगों के घर में टेलीफोन नहीं था, मतलब इट टुक अराउंड 40 इयर्स की लगभग, तब जाके 90% लोग के यहाँ लैंडलाइन होता था। तो यहाँ पर बहुत लेट अडॉप्शन हुआ किसी नए टेक्नोलॉजी का। रीजन क्या था? एक पैसे की प्रॉब्लम। टेलीविजन में भी सेम चीज था कि हाई टेक्नोलॉजी जब आया, कॉस्ट उस समय के हिसाब से महंगा प्रोडक्ट मिलता था, तो लेट अडॉप्शन। तो लेट अडॉप्शन का रीजन कहीं ना कहीं इकोनॉमी और इनकम है। वहीं अगर हम बात करें कि कब किस केस में जल्दी कोई प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा व्हेन जब हमारा डिस्पोजेबल इनकम यानी हमारी आमदनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तब हम न्यू प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप क्विक अडॉप्ट करोगे। रैपिड टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा आएगा, मतलब तुरंत टेक्नोलॉजी बदलाव आएगा, ऐसे केस में आपका जो अडॉप्शन साइकिल जो होगा प्रोडक्ट का वो भी फास्ट होगा। जैसे मोबाइल फोन, कितना फास्ट टेक्नोलॉजी आता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब तो 5G आ रहा है, अब देखना कुछ दिन बाद 6G और 8G पता नहीं कितने तक आने वाला है।
So we don't know that the टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का कोई लेवल नहीं है, तो अगर वो बहुत फास्टली होता है तो वो भी एक रीजन है, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी बन जाए, ठीक है, जैसे पीसी हो गया, मतलब आप तो अगर लैपटॉप देख लीजिए, एक क्या हो गया, एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि ये हमेशा यूज होगा, बस टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, तो एक स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगा। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन इनोवेशन वगैरह के रिगार्डिंग मिलता रहे, हमेशा आप कनेक्टेड रहो, अगर ठीक है, अगर आपको टेलीविजन, अदर सोशल मीडिया और अनदर वेज से रिसोर्स जो है इजिली अवेलेबल हो जाए कंज्यूमर के कन्वीनियंस के हिसाब से, तो ऐसे केस में भी जब आपके पास अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन रहेगा तब भी आप प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 4 रीजन है व्हेन यू विल अडॉप्ट द प्रोडक्ट इजिली। द फर्स्ट इज व्हेन योर इनकम इज इंक्रीज, सेकंड इज व्हेन द रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसेस, थर्ड व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी, या वी कैन से कि अब एक टाइम ऐसा है अभी कि कॉर्पोरेट्स में सारे लोग पीसी यूज करते हैं या फिर सब लोग क्या यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो दैट कैन बी, अगर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड और यूजफुल हो जाए। एंड द फोर्थ व्हेन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड यू आर अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द अवेयरनेस कैन बी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। So these 4 are reasons when you will adopt the product quickly, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर 5 चीजें बताई टाइम फैक्टर्स के हिसाब से, कि टाइम ऑफ एडॉप्शन में 5 केस हो सकता है। इनोवेटर्स होंगे, मतलब 5 टाइप के कंज्यूमर्स होंगे, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, एंड द फिफ्थ वन इज लैगार्ड्स। और डिफ्यूजन प्रोसेस बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन और क्यों कोई भी प्रोडक्ट को क्विकली अडॉप्ट कर सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और जस्ट उसके ऑपोजिट कर दीजिएगा तो लेट अडॉप्शन का रीजन निकल जाएगा, जब आपका इनकम इंक्रीज ना हो, कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ना हो रहा हो, ठीक है, जब आपके पास कुछ नॉलेज और अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो। और ये चीज आज भी इंडिया में है, ज्यादातर रूरल एरियाज में, कि वहां लेट अडॉप्शन होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, खासकर रिमोट एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट एरियाज तक तो फिर भी चीजें पहुंचती हैं, बट रिमोट एरियाज में। और इसका एक और रीजन है लेट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये इसको एड ऑन कर लीजिएगा, जब आप लेट अडॉप्शन का रीजन दीजिएगा तो ये भी पॉइंट आप अडॉप्ट लिख सकते हैं, बुक में ही लिख लीजिएगा, लिखना है तो इसका एक और रीजन हो सकता है कि लेट अडॉप्शन क्यों हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेट अडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला जो पॉइंट है ना, उसके पास ही वाले में लिख लीजिए, पास ही में लिख लीजिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन के पास में ही लिखिए कि when innovations are adopted, या फिर late adoption of the product, when late adoption of innovation by consumer, what is the reason behind the late accepting of the product, या फिर बोल सकते हैं ना कि late adoption of the product, what is the reason, क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहला लेस इनकम लिखिए, लेस इनकम होगा, जब कम इनकम होगा आप अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। फिर नॉट एज सच टेक्नोलॉजी अपग्रेड, या फिर लो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तब। तीसरा आप लिख सकते हो कल्चरल हिंड्रेंस, बहुत जगह पे कंट्री में कल्चरल हिंड्रेंस या फिर कल्चर भी रुकावट बन जाता है कोई भी प्रोडक्ट को लाने में या अडॉप्ट करने में, तो कल्चरल हिंड्रेंस हो सकता है। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है मार्केट में ज्यादा, तो ये रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड द फिफ्थ आप क्या लिख सकते हैं कि लेस अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, लेस अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो 4-5 मैंने पॉइंट्स बताए, ये जस्ट ऑपोजिट है कि क्यों क्विकली अडॉप्शन होता है और लेस अडॉप्शन होता है, मतलब लेट अडॉप्शन। सेकंड पॉइंट क्या बताए थे, लो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या फिर नो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी अपग्रेड ही नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजी बार बार, तो इनोवेशन ही प्रॉपरली नहीं होगा तो आप अडॉप्ट कैसे कीजिएगा। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है इस टॉपिक में, क्लियर हो गया पूरा अच्छे से? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्राइसिंग मेथड, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्राइसिंग मेथड, लेसन नंबर 12। हामिद, कुणाल, पल्लवी, सुरभि,
Anyone have any doubt in the time factor and diffusion process? Rate of diffusion ma'am. या फिर time factor में कोई दिक्कत किसी को भी? No, ma'am. कुणाल? मैम मैंने रिवीजन ही नहीं किया। चलिए, developing pricing strategy and pricing method. That is the important P. एक important P है marketing mix का। अच्छा मुझे बताओ marketing mix क्या होता है? Anyone who is going to tell me what is the meaning of marketing mix? वो प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हामिद जो है वो पढ़ाई कर रहा है, बाकी बच्चे पढ़ाई करो, आप लोग भी करो पढ़ाई, ठीक है। चलिए, तो मार्केटिंग मिक्स एक टैक्टिक्स, एक स्ट्रैटेजी और एक टूल कह सकते हैं, जो बेसिकली जिसमें 4 P's होता है, और ये किस चीज के लिए यूजफुल है? फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड फाइनली सेटिस्फाइंग द कस्टमर, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ये ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो उसी में से हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ लिया। अब ये सेकंड पी जो है दैट इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पी है, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू कंपनी के पास इनकम आता है, यानी कंपनी जो है वो पैसे को कमाता है। बाकी अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, या फिर अगर हम प्रमोशन यानी एडवर्टीजमेंट और बाकी सोशल मीडिया में प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की बात करें, या फिर हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, इन बाकी तीनों पीज में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, यानी पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं। बट एक ये सिंगल पी है जहां पर यू कैन अर्न द इनकम, एंड बाकी तीनों पीस भी इसी के फैक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर एक टाइम के बाद इफ यू विल नॉट एबल टू अर्न द रेवेन्यू, यू कांट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। तो ये एक प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब प्राइसिंग होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? प्राइस क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? मैम कोई भी प्रोडक्ट का एक मिनिमम या मैक्सिमम उसका प्राइस रखा जाता है जो कस्टमर उसको परचेज कर सके। ये है जो भी प्राइस, जो भी अमाउंट जो हम चार्ज करते हैं जब हम कोई भी गुड्स और सर्विस को मार्केट से परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, we are going to the market and we are purchasing bread from the market, we just need to give some cost for that product, यानी उस प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, that is eatable product, eatable products हमारे लिए। तो eatable products के केस में हम क्या करेंगे कि वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो उसके बदले हम जो पैसा दे रहे हैं that is price, right? So लिखिए कि प्राइस क्या होता है, right? Price is the amount of money, price is the amount of money, price is the amount of money, price is the amount of money charged for a product, charged for a product or service, charged for a product or service. Price is the amount of money charged for a product or service, यानी वो पैसा जो हम बेसिकली ले रहा है कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में सेल करने के लिए, और कंज्यूमर वो बेसिकली पैसा दे रहा है व्हेन दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्राइस, दैट इज नोन एज प्राइस। ठीक है, तो एक वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस में प्राइस इंपॉर्टेंट है, यानी कस्टमर को वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू के लिए प्राइस दे रहा है। ठीक है, तो इट इज अ कस्टमर एक्सचेंज, वी कैन से, आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इट इज द टोटल वैल्यू that customer exchange, that is the total value, that customer exchange for the benefits of having or using product or services, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि प्राइस के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। प्राइस फिक्स करने के लिए कंपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाता है। देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजी, अराउंड 14 to 15 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर देयर, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दोस स्ट्रैटेजीज ओनली व्हिच इज मेंशन्ड इन योर बुक, राइट? क्योंकि अब बाकी देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो 2-2 लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
प्राइसिंग जो है बेसिकली, जो मतलब यहाँ पर प्राइस कभी भी सेम रहे, यानी कंपनी प्राइस सेम रखे, जरूरी नहीं है। कई बार कुछ सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी होता है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी होता है। जब आप टिकट करवाते हो कहीं पर भी, तो आप नोटिस करना कि राजधानी और एयरलाइंस की जो टिकट, जो हम एरोप्लेन की जो टिकट्स होती है, फ्लाइट्स की जो टिकट होती है, दे आर वैरी, राइट, दे वैरिंग। The reason behind ki because they are based on the economies, or they can based on the free market, like demand and supply के हिसाब से वो है। Like if you are going to the, for example, if you are going to US, अगर आप US जा रहे हैं, तो ऐसे केस में, उस केस में तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज प्राइस भी होता है। लेकिन दूसरे स्टेट में मान लीजिए, जैसे आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं और आपको जाना है मान लीजिए 30 जून को, तो 30 जून को जब आप मुंबई जाइएगा, तो उसका डिमांड जो है वो पहले उतना हाई नहीं होगा, बट जैसे जैसे डेट पास आता जाएगा, डिमांड हो सकता है इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो लाइक प्राइस कैन बी सेट बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस रखेगा, कॉस्ट प्लस बेनिफिट प्राइस रखेगा। तो ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और कंपनी किस प्रोडक्ट में डील कर रही है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है, आप देखिएगा हर चीज के लिए यहाँ पर प्रीमियम प्राइसिंग भी है। अगर आप होटल जाते हैं, इफ यू आर टेकिंग अ लार्ज रूम आप स्टे करने के लिए, देन यू हैव टू इनकर द हाई कॉस्ट। हर चीज का बोल सकते हैं प्राइस आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, प्राइसिंग इतना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में और पढ़ लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों प्राइसिंग जरूरी है। तो सबसे पहले लिखिए, अच्छा प्राइसिंग सब लोगों ने लिख लिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? नो मैम, प्राइस का लिखा है। देखिए, प्राइसिंग इज द मेथड, प्राइसिंग इज अ मेथड, प्राइसिंग इज अ मेथड which company uses pricing is a method which company uses for setting the pricing is a method which company uses for setting the different pricing strategies, different pricing strategy for goods and services, for goods and services। पल्लवी बेटा समझ आ रहा है? बच्चे जो पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम। ठीक है, क्लास में अब रेगुलर ले रही है और पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। सब लोगों को समझ आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है प्राइस। तो सबसे पहले लिखिए, व्हाट आर द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल। मैं एक कंपनी हूँ और मैं ईयरफोन्स बनाती हूँ, ठीक है। और इसको मैं ये मुझे बनाने में लग रहा है 500 रुपए, ठीक है। ये मुझे बनाने में 500 रुपीज लग रहा है, और मैं इसको 400 में मार्केट में सेल कर रही हूँ। कितने दिन मैं टिकूंगी मार्केट में? कुछ भी दिन, कुछ ही दिन में। The reason behind it that basically I am not taking any kind of extra amount or benefit in this particular product, right? Is it true? Yes, For example, if I am selling this product for free, what do you think? How many days I am going to sustain in the market? एक भी दिन नहीं। It is very much difficult for me, right? So pricing जो है, मतलब जो प्राइस आप ले रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, वो कभी भी आपने जितना कॉस्ट लगाया है उतना आप नहीं लीजिएगा, हमेशा आप उसको इंक्रीज करके लीजिएगा। क्योंकि बेनिफिट्स अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने में नहीं होगा तो आप सर्वाइव कैसे करिएगा मार्केट में, ठीक है। तो फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर कह सकते हैं रूल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है प्राइसिंग का, कि अगर आप जो है सरवाइव तभी कर सकते हैं मार्केट में जब आप जो है, एक तो आप कॉम्पिटिशन पे ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर के डिमांड को समझिएगा, और साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट का एक प्रॉपर मार्जिन के साथ
प्राइस लीजिएगा, तब ही आप मार्केट में टिक सकते हैं। अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म तक प्राइस काफी लो रखा तो मे बी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम योर कंपनी विल बी डिसॉल्व। तो पहला ऑब्जेक्टिव इज दैट कि विथ प्राइसिंग any company can survive in the market. So survival is the basic or fundamental or principal objective we can say for the pricing. Okay, pricing objective. Second लिखिए profit. फर्स्ट मैम एक बार रिपीट। First is survival. समझाना है आपको। Food, यस Yes, ma'am. Shelter. oxygen, cloth and shelter. That is the basic need. Like that only the pricing का सबसे basic objective है survival, मतलब जिंदा रखने के लिए कंपनी को। Second is profit. Profit maximization का मतलब होता है कि आप जितना ज्यादा इनकम कर सके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अब जैसे मैंने ये ईयरफोन बनाया, मुझे 500 रुपए खर्चा है, आई एम सेलिंग इट फॉर ₹600 फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट आई एम सेलिंग, मतलब कुछ इनोवेशन करके फिर 700 किया, फिर 800 किया, नाउ आई एम सेलिंग इट फॉर 1000, राइट? So anyhow, I am maximizing my profit when I am maximizing the innovative things or technology, and when I am understanding the demand of consumers. और उसके बाद मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। कुछ ना कुछ ब्रांड भी एक रीजन है कि जब आप प्रॉफिट को एक्सेसिव मैक्सिमाइज कर सकते हैं गुडविल बनाने के बाद। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, लेकिन इतना भी एक्सट्रीम बेनिफिट मत कीजिएगा कि आपका इंटरवेंशन हो जाए गवर्नमेंट का। ठीक है, जो सैनिटाइजर की कंपनीज ने लास्ट ईयर किया था, व्हेन कोरोना अराइव्ड, so many companies what they did, they started charging extra price according to demand. But when that sanitizer included in the Essential Commodities Act 2020, now that is a like grains की तरह, जो हम लोग चावल दाल हमारे essential commodity है, उसी की तरह सैनिटाइजर को भी इंक्लूड कर लिया गया 2020 में Essential Commodities Act 2020 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सैनिटाइजर का प्राइस को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। समझ में आई बात? तो मैं वही कह रही हूँ कि एक लेवल पे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए, इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस ज्यादातर गवर्नमेंट चेंज या रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कीजिए आप जितना ज्यादा हो सके, शॉर्ट रन से लेके लॉन्ग रन, मतलब आगे तक। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्टेड 5 करोड़ इन योर बिजनेस, जस्ट ट्राई टू गेट दैट अमाउंट एज सून एज पॉसिबल। कोशिश कीजिए कि आपका जो पैसा है, जो आपका ROI है, वो आप कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट लगा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्होंने क्या किया, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेट किया, यानी जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से प्राइसेस को डिवाइड किया कि हमें कितना पैसा लेना है। तो हमेशा आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपको कितने साल में ये पैसा ले लेना है, वो कोशिश करना चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसे को ले लीजिए। ठीक है, यानी अपने कंपनी में आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को सेट कीजिए। यानी प्राइसिंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आपने जितना कंपनी में पैसा लगाया वो आप ले सके। ठीक है, और उसके बाद आप मार्केट शेयर, यानी लार्ज नंबर ऑफ जो कंपनी है वो स्टैब्लिश करती है मार्केट ऑब्जेक्ट, मतलब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर को देखते हुए, यानी कि आप पहले मार्केट कैप्चर कितनी जल्दी करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट जो है कैप्चर करना चाह रहे हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपको प्राइस का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट लो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ लोगों पे बेसिकली फोकस कर रहे हो तो आप प्राइस हाई कर सकते हो। यानी आपको कितने साल में कितना मार्केट शेयर बनाना है, यानी आपको कितना मार्केट कैप्चर करना है, उस हिसाब से आप प्राइस को रख सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस लो है विद बेटर क्वालिटी, देन डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगा। मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए भी प्राइस, मतलब दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। और एक है प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कंपनी जो है वो कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स कि मतलब आप क्या क्या, किस लिए आपको प्राइसिंग जरूरी है, क्या प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो पहले सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट इनकम करने के लिए,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट शेयर के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। किसी को कोई डाउट है? जब हम कोई गुड एंड सर्विसेज ले रहे हैं, परचेज करें, तो उसके लिए जो हम प्राइस दे रहे हैं यानी जो अमाउंट दे रहे हैं दैट इज प्राइस। बट प्राइसिंग जो है, जैसे आईएनजी लग गया, समझ जाइए वो प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो प्राइसिंग इज अ प्रोसेस और मेथड इन विच कंपनी यूजिंग दैट पर्टिकुलर मतलब terminology for making the pricing strategies or setting the pricing strategies in the company for the product and services। तो ये एक मेथड और एक प्रोसेस है जो कंपनी को हेल्प करता है प्राइस को सेट करने में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने में। किसी को कोई डाउट है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग और एनीवन? मैम यस मैम मार्केट शेयर एक बताइए। बार रिपीट। हाँ, मार्केट शेयर का मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे अगर आपको मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर करना है, यानी मार्केट शेयर आप इजीली तभी कैप्चर कर सकते हो जब आपका प्राइस कैसा है। जैसे अगर आपका प्राइस लो है और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में उसका डिमांड हाई है, तो ऐसे केस में आपका मार्केट जो है वो एक्सपैंड करने लगेगा धीरे धीरे, यानी मार्केट शेयर बहुत बड़ा बन जाएगा। और अगर आप बहुत प्राइस हाई रखा है आपने और प्रोडक्ट का डिमांड भी ऐसा सच नहीं है और आपके कुछ ही कंज्यूमर्स है, तो मार्केट शेयर लो होगा। तो मार्केट शेयर यानी कि आपके कंज्यूमर्स कितने हैं और आप कितने मार्केट में डील कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए पटना जो है, इसका मार्केट शेयर अगर मैं बोलूं तो एक बोरिंग रोड दैट इज अ स्मॉल मार्केट शेयर, होल पटना दैट इज अ लार्ज मार्केट शेयर। क्लियर हो गया? जैसे पूरे पटना में आपका मार्केट है, पूरे पटना में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और सिर्फ एक एरिया में हो रहा है बोरिंग रोड में, तो उसको बोलते हैं स्मॉल मार्केट शेयर। क्लियर हो गया ना? तो मार्केट आपको कितना कैप्चर करना है उसके लिए हेल्पफुल है आपका प्राइस। अगर आप लो प्राइस रखेगा मार्केट जल्दी कैप्चर होगा, हाई प्राइस में मार्केट लेस कैप्चर होगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, कुछ कंपनी को छोड़ के दैट इज टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी वाले में प्रोडक्ट का प्राइस हाई भी होता है तो जल्दी प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, बाकी मार्केट शेयर सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट ऑन थर्सडे, और बी रेडी फॉर वाइवा। ओके कुणाल, टाइम फैक्टर्स में जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं वो उनका नाम बताओ। देख के बताना होगा मैम। यस मैम, यस मैम। इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लास्ट लैगार्ड्स। वेरी गुड, हो गया। अब मुझे कौन बच्चा ये पांचों बताएगा, डिफाइन कौन करेगा मुझे ये पांचों? सुनिए, बस एक एक वर्ड में पांचों याद हो जाएगा। इनोवेटर्स बोर्डम की वजह से खरीदते हैं, एक्सपेरिमेंटल पीपल, बोर्डम होता है तब खरीदते हैं, बोर्डम की वजह से एक्सपेरिमेंट के हिसाब से खरीद लेते हैं कि अरे चलो नया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अच्छा हो खराब हो जैसा हो चलेगा। इनोवेटर्स 2.5%। सेकंड जो है, सेकंड कौन है? अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर्स जो होंगे वो टेक्नोलॉजी को एडमायर करेंगे कि अरे बदलाव आया है, नया है, और फिर अडॉप्टर्स सिर्फ और सिर्फ इस बदलाव को देखकर प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ये कितने परसेंट होते हैं? 13.5। अर्ली मेजॉरिटी बहुत ज्यादा कॉन्शियस प्रोडक्ट को देखकर, प्रोडक्ट जल्दी खरीदेंगे लेकिन पूरा का पूरा ब्रांड इवैल्यूएट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से दे आर इवैल्यूएटर्स बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट। दे आर एक्सपेरिमेंटल वाला कंडीशन, एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडमायर होते हैं। ये जो होंगे इवैल्यूएटर होते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी फीचर सबको देखेंगे। लेट मेजॉरिटी जो सेप्टिकल होते हैं, सेप्टिकल यानी कि जो तुरंत से ट्रस्ट ना करे, दे विल टेक टाइम। लैगार्ड्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, तो वी विल मीट ऑन, और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से फिर से हम शुरू करेंगे, यानी कि टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट ऑन थर्सडे। ओके।